आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के भूगोल के नक्शे पर दिए गए कुछ बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एनसीईआरटी की किताबें हैं और कुछ नोट्स हैं, और हमारा मकसद सिर्फ इन जगहों को रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है कि ये सब मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसे बनाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ परीक्षा के लिए निशान नहीं है। ये तो कह सकते हैं कि ये वो नसें और धमनियां हैं जो देश को चलाती हैं। हर बांध, हर खदान, हर बंदर का सब एक बड़ी मशीन का हिस्सा है। आज हम उस मशीन के पुर्जों को जोड़कर देखेंगे। हाँ, कि वो काम कैसे करती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। किसी भी देश की शुरुआत होती है पानी और खाने से, तो हम भी शुरू करते हैं भारत की विशाल बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं से, यानी हमारे बड़े बांधों से। हाँ, इन्हें बहुउद्देश्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उद्देश्य एक नहीं, अनेक होता है। मतलब ये सिर्फ बिजली नहीं बनाते, इनसे निकली नहरें करोड़ों के सालों तक सिंचाई का पानी पहुंचाती हैं। ये शहरों को पीने का पानी देते हैं और बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं। अच्छा, तो एक तरह से एक पत्थर से कई शिकार करने जैसा है। समझ गया। सबसे पहले नजर जाती है उत्तर में भाखड़ा नांगल बांध, हिमाचल प्रदेश पर, सतलुज नदी पर। इसे तो आजाद भारत की पहली बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। हाँ, भाखड़ा नांगल उस दौर के भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक था। इसकी विशालता एक इंजीनियरिंग का चमत्कार थी। इसके बाद आता है टिहरी बांध, उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर। जी, भागीरथी पर। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई ही इसकी ताकत भी है और विवाद का कारण भी। विवाद? वो क्यों? क्योंकि ये एक भूकंपीय रूप से बहुत संवेदनशील क्षेत्र में है। लेकिन दूसरे तरफ ये दिल्ली समेत उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से की बिजली और पानी की जरूरतें पूरी करता है। तो ये विकास और पर्यावरण के बीच के संतुलन का एक बड़ा उदाहरण है। और पूर्व की ओर चलें तो ओडिशा में महानदी पर है हीराकुंड बांध। कहते हैं ये दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। सही सुना आपने। इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। इसने महानदी की विनाशकारी बाढ़ पर रोक लगाई, जिसे ओडिशा का शोक कहा जाता था, और उस पूरे क्षेत्र की कृषि को ही बदल दिया। अच्छा, और पश्चिम में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध, गुजरात, ये भी बहुत चर्चा में रहता है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात और राजस्थान के सूखे इलाकों के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। लेकिन हाँ, इसके निर्माण से बहुत बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ, जिसने सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को जन्म दिया। ये बांध जितने बड़े होते हैं, इनके प्रभाव भी उतने ही गहरे होते हैं। तो इन बांधों से निकला पानी जाता कहाँ है? जाहिर है खेतों में। हाँ, इससे हम पहुंचते हैं कृषि पर। नक्शे में साफ दिखता है कि चावल के खेत ज्यादातर पूर्वी भारत में हैं और गेहूं के उत्तर पश्चिम में। ऐसा क्यों है? इसकी सीधी वजह है जलवायु और मिट्टी। चावल को ज्यादा पानी और नमी चाहिए, जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्यों के मैदानी इलाकों में मानसून की बारिश और नदियों से भरपूर मिलता है। और गेहूं? वहीं गेहूं को थोड़ी ठंडी और सूखी जलवायु चाहिए, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मिलती है। ये भारत के दो प्रमुख अन्न भंडार हैं। ये तो हुई पेट भरने वाली फसलें, लेकिन कुछ फसलें सीधे उद्योगों में जाती हैं, जैसे कि कपास। इसके लिए महाराष्ट्र और गुजरात का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल, क्योंकि इन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो जहां कपास उगेगा, वहीं सूती कपड़ा उद्योग पनपेगा। ये एक सीधा संबंध है। मतलब ये कि जमीन के नीचे जो है वो तय करता है कि जमीन के ऊपर क्या बनेगा। इसी सोच के साथ हम खनिजों पर आते हैं। भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ लोहा और कोयला। और मजे की बात यह है कि भारत में ये दोनों अक्सर आसपास ही मिलते हैं, खासकर छोटा नागपुर पठार के इलाके में। इसे भारत का खनिज हृदय भी कहते हैं। यहीं से देश का औद्योगिक इंजन, कह सकते हैं, शुरू होता है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हमारे नोट्स में लौह अयस्क की कुछ खदानों का जिक्र है, जैसे मयूरभंज उड़ीसा में और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला को परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। वो इसलिए क्योंकि बेलाडीला की खदानों से हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क निकलता है। हेमाटाइट मतलब उच्च गुणवत्ता वाला अयस्क, जिसमें लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसकी पूरी दुनिया में मांग है, खासकर जापान में। तो हमारे पास लोहा आ गया। अब इसे स्टील में बदलने के लिए चाहिए जबरदस्त ऊर्जा, जो मिलती है कोयले से। कोयला खदानों में रानीगंज पश्चिम बंगाल और बोकारो झारखंड का नाम प्रमुख है। प्लांट वहीं लगेगा ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचे।
इसीलिए भारत के ज्यादातर बड़े लोहा इस्पात संयंत्र जैसे दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर और भिलाई सब इसी खनिज पट्टी में स्थित है। ये शहर सिर्फ नक्शे पर बिंदु नहीं है, ये एक सोची समझी औद्योगिक रणनीति का नतीजा है। आपने भिलाई छत्तीसगढ़ का नाम लिया, जिसे फिर से अत्यंत महत्वपूर्ण के तौर पर चिन्हित किया गया है। जी, भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के सबसे बड़े और सफलतम संयंत्रों में से एक है। इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी और ये भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण में, जैसे रेलवे लाइनें और पुल, एक अहम भूमिका निभाता है। तो हमने फसलें उगा ली, स्टील बना लिया, अब इन उद्योगों को चलाने के लिए चाहिए बिजली। कोयले से चलने वाले तापी ऊर्जा संयंत्रों की बात करते हैं। सिंगरौली मध्य प्रदेश का नाम इसमें प्रमुख है। सिंगरौली को भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ कोयले के विशाल भंडार हैं और इसी कोयले का इस्तेमाल करके बड़े बड़े सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिजली बनाते हैं, जो कई राज्यों को रोशन करती है। कोयले के अलावा ऊर्जा का एक और बड़ा स्रोत है तेल। यहाँ एक दिलचस्प कहानी दिखती है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोय असम में, जो जमीन पर है, और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है मुंबई हाई, जो समुद्र के अंदर है। ये भारत की ऊर्जा खोज की एक सदी की यात्रा को दिखाता है। डिगबोई में तो 19वीं सदी में तेल मिला था, लेकिन आज हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हमें समुद्र की गहराई में जाना पड़ रहा है। मुंबई हाई भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा देता है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है ना? बिल्कुल। और फिर आती है परमाणु ऊर्जा। नरौरा उत्तर प्रदेश से लेकर कलपक्कम तमिलनाडु तक कई संयंत्र हैं। तारापुर महाराष्ट्र भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु स्टेशन था। इसे अक्सर स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। हाँ, क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। परमाणु ऊर्जा अपार शक्ति देती है, लेकिन इसके साथ परमाणु कचरे के निपटान और सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तारापुर और कलपक्कम जैसे संयंत्र भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को तो दिखाते हैं, लेकिन हमेशा एक सतर्कता की भी मांग करते हैं। तो अब हमारे पास फसलें, धातु और ऊर्जा सब कुछ है। अब इन्हें मिला के कुछ बनाते हैं। अध्याय 6, विनिर्माण उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और मुंबई को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है। ये उपनाम क्यों? देखिए, मैनचेस्टर औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग का केंद्र था। तो जब भारत में कोई शहर कपड़ा उद्योग का गढ़ बनता तो उसकी तुलना मैनचेस्टर से की जाती थी, और मुंबई वो बंदरगाह के करीब था और कपास के खेतों से भी नजदीक। इसलिए यह कपड़ा मिलों का एक स्वाभाविक केंद्र बन गया, कॉटनोपोलिस यानी कपास का शहर। और आज के दौर का विनिर्माण है सॉफ्टवेयर। नोएडा, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये शहर भारत की नई पहचान है। ये सिर्फ शहर नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम है। यहाँ दफ्तरों के साथ साथ अच्छे शिक्षण संस्थान, कुशल लोग और एक वैश्विक जुड़ाव का माहौल होता है। बेंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, उसने इस क्रांति की शुरुआत की और दिखाया कि भारत दिमागी ताकत के दम पर भी दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। तो अब हमारे पास सामान तैयार है, चाहे वो स्टील हो, कपड़ा हो या सॉफ्टवेयर। अब इसे देश और दुनिया तक पहुंचाना है। यहां आती हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, बंदरगाह और हवाई अड्डे। बिल्कुल। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। ये बंदरगाह दुनिया के लिए हमारे दरवाजे हैं। पश्चिमी तट पर कांडला, गुजरात एक ज्वारिया पत्तन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बंदरगाह जहाजों को लोड और अनलोड करने के लिए समुद्र के ज्वार भाटे की शक्ति का उपयोग करता है। जब ज्वार आता है और पानी का स्तर बढ़ता है तो बड़े जहाज आसानी से अंदर आ जाते हैं। ये इसे बहुत किफायती बनाता है। अच्छा, और मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है। प्राकृतिक और कृत्रिम पत्तन में क्या अंतर है? जैसे चेन्नई को कृत्रिम कहा जाता है। एक प्राकृतिक बंदरगाह जैसे मुंबई या कोची की तटरेखा प्राकृतिक रूप से गहरी और लहरों से सुरक्षित होती है। मतलब वहां जहाजों के लिए कुदरती तौर पर एक सुरक्षित जगह होती है, जबकि एक कृत्रिम बंदरगाह जैसे चेन्नई में ये सुविधा नहीं होती। वहां समुद्र में बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर और जमीन को खोदकर जहाजों के लिए जगह बनाई जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम को सबसे गहरा और अच्छी तरह से सुरक्षित पत्तन कहा गया है। हाँ, क्योंकि विशाखापट्टनम की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे समुद्री तूफानों से प्राकृतिक सुरक्षा देती हैं।
ये इसे पूर्वी तट पर एक बहुत ही रणनीतिक और सुरक्षित बंदरगाह बनाता है, खासकर रक्षा की दृष्टि से भी। और अंत में हवाई मार्ग, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे हैं। ये सिर्फ लोगों को ही नहीं लाते ले जाते होंगे। बिल्कुल नहीं। ये हवाई अड्डे उच्च मूल्य वाले सामानों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ या जल्दी खराब होने वाली चीज़ों के व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ जहाज को हफ्तों लगते हैं, वहीं हवाई जहाज कुछ ही घंटों में सामान पहुंचा देता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखते हैं। तो इन सबको एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? ये बांध, खेत, खदानें, कारखाने, बंदरगाह और हवाई अड्डे, ये सिर्फ नक्शे पर अलग अलग बिंदु नहीं है। ये तो भारत की अर्थव्यवस्था का एक लाइव सर्किट डायग्राम जैसा लगता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। बेलाडिला की खदान से निकला लोहा भिलाई के प्लांट तक जाता है। भिलाई में बनी स्टील की पटरियों पर ट्रेन चलती है, जो गुजरात के खेतों से आई कपास को मुंबई के बंदरगाह तक पहुंचाती है, और वहां से वो कपड़ा बनकर दुनिया के बाजारों में जाता है। ये एक बहुत जटिल और खूबसूरत नेटवर्क है। तो अगली बार जब कोई इस नक्शे को देखे तो उसे सिर्फ शहरों के नाम नहीं, बल्कि उनके बीच बहते संसाधनों, सामान और विचारों की धाराओं को देखने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह भी है कि भविष्य का नक्शा कैसा होगा। आज जहां हम सॉफ्टवेयर पार्क्स देख रहे हैं, कल शायद वहां चिप बनाने के कारखाने हों। जहां आज हम कोयला संयंत्र देख रहे हैं, कल शायद वहां विशाल सौर ऊर्जा फार्म हो। ये नक्शा स्थिर नहीं है, ये लगातार विकसित हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा देश।